सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, मैं राजू लाल डांगी आज आपके लिए एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम वेटरनरी फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। जो आपके जो है इनमें से कम आपके 5 डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और इसके अलावा इसमें से एलएसए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछी जाती है। और वेटरनरी एचडीपी सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इनमें से कम 5 डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी मेन एग्ज़ाम में, सेमेस्टर में। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो बता रहा हूँ, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना। पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो साथियों, अपना फर्स्ट डेफिनेशन है, जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में, यानी कि फार्माकोलॉजी, वेटरनरी फार्माकोलॉजी है, वो किसे कहते हैं। तो साथियों, जितनी भी ड्रग्स है, औषधियाँ है, उनका कंप्लीट यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। ये 100% इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजी वाले 100% इम्पोर्टेंट। आगे डेफिनेशन है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इन शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इस प्रकार से कुछ शब्द है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कि औषधि द्वारा जानवर के शरीर पर किया गया कार्य, यानी कि ये औषधि है जो जानवर के शरीर पर काम करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि किसी पशु को हमने इंजेक्शन लगाया, तो वो इंजेक्शन उस जानवर के शरीर पर क्या कार्य करेगा? दर्द को कम करेगा, सूजन को कम करेगा। तो इस प्रकार के जो भी हम स्टडी करते हैं वो फार्माकोडायनेमिक्स कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में इसमें नेमिसुलेट दे रखा है, पैरासीटामोल भी हो सकता है, मेलोक्सिकम इंजेक्शन भी हो सकता है। तो इसका जो कार्य क्या रहेगा कि ये दर्द निवारक है, ज्वरनाशक है और सूजन को कम करता है। यानी कि कुल मिलाकर एक नशेड़ है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो जानवर के शरीर पर इस प्रकार के ये दर्द निवारक, ज्वरनाशक और सूजन कम करना कार्य करते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है कि जानवर के शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य, यानी कि जब भी हम पशु को कोई औषधि खिलाएंगे, तो वो पशु जो है औषधि के साथ में क्या कार्य कर रहा है, वापस रिटर्न औषधि के साथ में क्या कार्य कर रहा है, मतलब कि औषधि का अवशोषण कर रहा है, यानी कि उसको गला रहा है या फिर उसको पूरे शरीर में अवशोषित कर रहा है। फिर वितरण, उपापचय, उत्सर्जन आदि का इसमें जो है स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है साथियों, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या हो रहा था, औषधि पशु के शरीर के साथ में कार्य कर रही थी, लेकिन इसमें पशु जो है औषधि के साथ में क्या कार्य करता है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। फोर्थ है पोसोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि औषधि की जो भी खुराक डोज होती है उसकी मात्रा का अध्ययन, यानी कि औषधि की खुराक की मात्रा का अध्ययन करना पोसोलॉजी कहलाता है। यानी कि जितनी भी मेडिसिन है, ड्रग्स है, दवाएं हैं, उनकी जो डोज होती है, यानी कि उसको कितनी मात्रा में है पशु को खिलाना है या फिर उसको कितनी मात्रा में इंजेक्शन देना है, तो उसकी जो मात्रा का अध्ययन करते हैं वो पोसोलॉजी कहलाता है। अगली इम्पोर्टेंट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है कि औषधियों के स्रोतों का अध्ययन करना, यानी कि औषधि कहाँ से प्राप्त हो रही है, उसका सोर्स क्या है, औषधि प्राप्त करने का सोर्स क्या है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेनिसिलिन नोटाटम और क्राइसोगम से प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस प्रकार से जो इसका जो स्रोत का अध्ययन है औषधि का,
वो अगर हम स्टडी करते हैं तो वो फार्माकोग्नोसी कहलाता है। जिस प्रकार से ये आगे भी दे रखे हैं उदाहरण, और जेंटामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, तो इनके प्राप्त करने का जो जरिया है वो ये इसमें उदाहरण है। अगला है मेटेरिया मेडिका। तो मेटेरिया मेडिका का क्या होता है कि औषधि निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, यानी कि जो औषधि हम बना रहे हैं उसमें जो कच्ची सामग्री का हम उपयोग करते हैं, जिसका अध्ययन हम करते हैं, उसको हम मेटेरिया मेडिका कहते हैं। अगला है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी औषधि निर्माण में प्रयुक्त माप तोल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई भी ड्रग्स औषधि बना रहे हैं तो उसमें जितना भी हम माप तोल यूज़ लेते हैं, जैसे कि कांटा है, जो तराजू जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर जो सिलेंडर होते हैं जिस पर नंबरिंग होती है, मेजर सिलेंडर, तो जितना भी हम माप तोल यूज़ में लेते हैं उसका अध्ययन हम करते हैं तो उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। यानी कि औषधि को तोलने के लिए, उसकी सही मात्रा को मापने के लिए जो भी हम माप तोल यूज़ में लेते हैं वो मेट्रोलॉजी कहलाती है। अगला है थेराप्यूटिक्स। तो थेराप्यूटिक्स क्या है? औषधि शास्त्र का उपयोग करके रोगों का उपचार करना। यानी कि औषधि शास्त्र यानी कि क्या हो गया? फार्मेकोलॉजी। उसका उपयोग करके हम रोगों का उपचार कर रहे हैं, जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो थेराप्यूटिक्स कहलाता है। अगला है फार्मेसी। फार्मेसी क्या है कि औषधियों के निर्माण एवं वितरण का अध्ययन करना। यानी कि जो औषधि हम पहले उसका निर्माण करते हैं फिर उसका वितरण करते हैं तो वो फार्मेसी कहलाती है। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी से आपको समझ में आता होगा दोस्तों कि टॉक्सिक यानी कि जहर का इसमें यानी कि विषाक्त पदार्थ और उनकी विषाक्तता का अध्ययन करना। यानी कि कोई भी विषाक्त पदार्थ है और उसमें जो विषाक्तता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, जो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। ये साथियों एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन। और इसके अलावा फिल्म द ब्लैंक्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विषाक्त पदार्थ है उनकी विषाक्तता का अध्ययन करना कहलाता है। फिल्म द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं फिर वहाँ पर वापस लिख देते हैं कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है वो हमें लिखना पड़ता है, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी इस प्रकार से लिखा जाता है। अब है केमोथेरेपी। तो दोस्तों कीमो यानी कि केमिस्ट्री, थेरेपी यानी कि जो इलाज करना होता है, तो कीमोथेरेपी से आपको पता चलता होगा कि केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके बीमारियों का उपचार करना केमोथेरेपी कहलाता है। रासायनिक पदार्थ यानी कि हम इसमें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं बीमारियों का उपचार करने के लिए। अगला है हेलियोथेरेपी। तो दोस्तों हेलियो यानी कि धूप से संबंधित है, सूर्य के प्रकाश से, तो उसका यूज़ करके हम जो है बीमारियों का उपचार करें, यानी कि बीमारियों के उपचार में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना हेलियोथेरेपी कहलाता है। अगला है फार्माकोपियोसिस। यानी कि फार्माकोपियोसिस क्या है? जितनी भी पुस्तकें हैं जिसमें औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी होती है उसको फार्माकोपियोसिस कहते हैं। यानी कि ऐसी पुस्तकें जिनमें औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी रहती है उसको हम फार्माकोपियोसिस कहते हैं। यानी कि जितनी भी ड्रग्स है उसके बारे में उसमें लिखा हुआ होता है। अगला है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या है कि औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें दोनों औषधियों का संयुक्त प्रभाव उनके कुल जोड़ के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक दवा यूज़ कर रहे हैं प्लस दूसरी भी साथ में यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों का जो है प्रभाव एक समान रहता है, तो वो उसको हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। यानी कि बैक्टीरियोसिड ड्रग और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, यानी कि इन दोनों को अगर हम साथ में यूज़ करते हैं दो ड्रग्स को, तो वो उन दोनों का जो है काम एक ही रहता है और उन दोनों का जितना भी काम रहता है वो कुल जोड़ के बराबर ही रहता है। अगला है साइनेरेजेटिक इफेक्ट। तो ये क्या है? सक्रियाशील प्रभाव। औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें दोनों औषधियों का संयुक्त प्रभाव उनके कुल जोड़ से अधिक होता है। यानी कि फर्स्ट ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव प्लस सेकंड ड्रग्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में इन दोनों का प्रभाव जो है ज़्यादा रहता है साथ में यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स और बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स, यानी कि दो अगर ड्रग्स हम यूज़ करेंगे तो इन दोनों का जो है साथ में अधिक प्रभाव रहेगा।
और इसी के साथ में विटामिन ई एंड सेलेनियम। अगला है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ये क्या है? तो इसमें क्या, औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें एक औषधि दूसरे के प्रभाव को कम कर देती है। तो ऐसे भी कई सारी औषधियाँ होती है जिसको हम अगर दो यूज़ करते हैं उन दोनों के साथ में, तो फर्स्ट वाली जो ड्रग्स होती है वो दूसरी वाले ड्रग्स के इफ़ेक्ट को कम कर देती है, या फिर जो हम फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं उसका प्रभाव जो है सेकंड वाली कम कर देती है। यानी कि एक औषधि दूसरे औषधि के प्रभाव को कम कर देती है। जिसमें बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स ये आते हैं, और कॉपर एंड मोलिडियम ये उदाहरण आते हैं। अगला है आइडियोसिनेक्रेसी, यानी कि ये क्या होता है? तो इसमें एक ही प्रजाति के एक जानवर द्वारा किसी औषधि के प्रति संवेदनशीलता दर्शाना, जबकि दूसरे जानवर द्वारा संवेदनशीलता न दर्शाना। यानी कि संवेदनशीलता यानी कि वो कोई काम नहीं करती है किसी प्रजाति पर, यानी कि एक ही प्रजाति के जानवर पर। यानी कि अगर हम एक ही प्रजाति के दो जानवरों पर किसी एक ही ड्रग्स को यूज़ करें तो फर्स्ट वाले जानवर पर वो कोई प्रभाव नहीं दिखा रही है और दूसरे पर कोई प्रभाव दिखा रही है, तो इस प्रकार का जो है वो आइडियोसिनेक्रेसी कहलाता है। जैसे कि पेनिसिलिन सेंटिविटी, यानी कि संवेदनशील हो जाना। लास्ट अपना इम्पोर्टेंट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी। ये क्या है? तो इसमें किसी भी प्रतिजैवी को जो है बार बार उपयोग में लेने पर शरीर के जीवाणु में प्रतिजैवी के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ये फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी पशु पर एक ही ड्रग्स को अगर बार बार यूज़ कर रहे हैं, हर बार वही ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस जो पशु है उस ड्रग्स के प्रति संवेदनशील हो जाएगा और जो जीवाणु है उसके खिलाफ जो है प्रतिरोध उत्पन्न करना बंद कर देंगे, यानी कि वो ड्रग्स उस पर काम करना कम कर देगी। तो इस प्रकार का जो है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहलाता है, यानी कि जो भी एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं वो उस पर काम करना बंद कर देगी। तो इस प्रकार को हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 18 डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है, और इनमें से कम आपके 5 एग्ज़ाम में पूछी जाती है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलेगा, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।